विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र बना लीजिए। हाँ, फिगर ड्रा करिए। फिगर बन गया। बतलाइए, हेडिंग क्या था हमारा? अब भीड़ है पढ़ने के लिए। नहीं, इसके पहले ये वाला हेडिंग क्या था? परावर्तन के प्रकार। ये परावर्तन के प्रकार हैं। बिना देखे बतलाइए, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। पहला परावर्तन नियमित और दूसरा अनियमित। ऐसा लगता है कि हम चीजें जानते हैं, जब बात आती है बोलने की तो भूल जाते हैं। नियमित परावर्तन क्या होता है? क्या होता है नियमित परावर्तन? भूल गए? चलिए, कोई बात नहीं। आपको चीजें याद रह सके इसीलिए आपको टेस्ट लिया जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं। आपको नहीं आता है बोलने तो ये आपकी गलती नहीं है। जैसे मैथ का पेपर बना लिए हैं, अब कंप्यूटर से टाइप करने में समय लगता है भी नहीं, खराब हो गया है, आपसे क्या झूठ बोलना है। तो क्वेश्चन पेपर मैथ का पूरी तरह से तैयार है, इधर भी है इधर भी है। मतलब अपने पास से जितना हो सका है कि आप लोगों को किस तरह से बिल्डअप किया जाए, कितना सीमेंट डाला जाए कि दीवार मजबूत हो सके, अभी केवल मैथ का है। साइंस की बारी आएगी तो उसको भी दिया जाएगा, तभी तो आप नियमित परावर्तन अनियमित परावर्तन याद करेंगे। तो जितना हो सका सीमेंट डालने का प्रयास किया गया है, दीवारें और मजबूत हो सके। दीवार समझते हैं? देखो उसको हिला, दीवार ही हिला दोगे तो। अब असली हेडिंग डालिए, परावर्तन के नियम। चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई निभाता है तो यही है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहले समझेंगे, क्योंकि कापी तो केवल कुछ ही रुपए के रद्दी के भाव बिक जाते हैं। देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं, पहले समझ लेंगे। लेकिन हम पहले बोलते हैं परावर्तन के जो पहला नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में पाया जाता है। पहला नियम है। लेकिन पहले समझेंगे कि जो जो बोले हैं वो चीज है क्या। पहले ये बतलाइए कि ये क्या बनाए हैं? चिकना और पॉलिशदार एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। खुरदुरा है ये? नहीं है, ठीक है। बाबू आदिल बताओ, ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। हाँ, आते ही तैयार हो जाया करो।
आपतित किरण, ये कौन सी किरण है जी? ये क्या है? ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। आपको अभी नहीं आता क्योंकि आप पहली बार 10 में आए हैं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आती हुई किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जाने वाली किरण को, तीर का निशान देखिए, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, और इसे कहते हैं अभिलंब, और इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। अरे यार, हर बार यही नौटंकी रहती है। आपतन बिंदु, इसे कहते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। इसे कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और इसे, बस पहला नियम समझिए। चित्र को जब देख लेते हैं तो पहला नियम बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में पाए जाते हैं। नियम नंबर 1 खत्म हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे? एक बार मुंह से बोलिए अपनी समझ के। आपतित किरण, कामा लगा करके परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों, 3 लोग हो गए ना, तीनों एक ही पृष्ठ पर, पृष्ठ ये है, पृष्ठ पर पाए जाते हैं। राम, रहीम और रहमान तीनों एक ही पृष्ठ पे पाए जाते हैं। लिंक कर पा रहे हैं राम, रहीम, रहमान? ये बोलना है। दूसरा नियम नंबर दूसरा, आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई किसके बराबर होता है? आर के। तो दोनों नियमों को बोलिए बिना लड़खड़ाए। पहला नियम क्या है अफजल? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण। यहां से प्रश्न तो उठ ही जाता है, एक क्वेश्चन तो उठ ही जाता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? 45 का होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोई एक कोण दे देगा, दूसरा पूछेगा तो उतना ही होता है जितना दिया रहता है। तो परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं और परावर्तन के कुल कितने प्रकार होते हैं? पिछला वाला हेडिंग, इसमें आप हड़बड़ियाएंगे। परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम दोनों अलग अलग मुद्दा है। परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? 2, नियमित और अनियमित। और परावर्तन के जो नियम है, नियम कायदे हैं, जो रूल रेगुलेशन है, वो ये है। पहला क्या है? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पे, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, पहला ही लिखिए। परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। घर बना लिए लग रहा तुम लोग, लिख लिए पहले? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, प्रथम नियम लिखिए, हेडिंग लगाइए प्रथम नियम। प्रथम नियम में लिखिए आपतित किरण, और सोचते भी रहिए कि आपतित किरण कौन सा है। जब हम लिखते हैं और साथ में सोच लेते हैं फिर क्या पूछना है। आपतित किरण कामा, क्या लिखेंगे इसके बाद? परावर्तित किरण, इसके बाद क्या लिखेंगे? तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
हाँ, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में पाए जाते हैं। ये नहीं डाला था, ड से डमरू। तीनों एक ही पृष्ठ में पाए जाते हैं। और ये दूसरा नियम लिखने के बाद फिगर बने। हो गया। पाए जाते हैं। लिखिए फिर से दूसरा नीचे, द्वितीय नियम। बच्चे कम आए हैं लेकिन क्लास चलेगा अभी, लगभग 1.5 घंटा तक चलेगा। तो 8:30 बजे छोड़ देंगे। स्कूल नहीं जाना किसी को? स्कूल नहीं जाना ना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट काम भी नहीं होगा, रक्षाबंधन का एक पवित्र त्योहार मना ही लिए, क्या काम बचेगा। खेती बाड़ी तो हो गया है। द्वितीय नियम लिखिए। क्या लिखेंगे द्वितीय नियम में हम लोग? सोचिए, कौन कोड के बराबर होता है? लिख लीजिए आपतन कोड सदैव, सदैव, हाँ सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रतिबिंब सिखा दे। हेडिंग डालिए प्रतिबिंब। आम भाषा में हम लोग कहते हैं परछाई। नहीं, परछाई नहीं होता, प्रतिबिंब को परछाई नहीं कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब होता क्या चीज है, उतना फिगर उगर नहीं बनाने आता है, चित्र उत्र बस समझने के ही लिए जितना आपको हम बता पाए उतना ही करना। हम क्लास 10 में कंप्यूटर लेने वाले विद्यार्थी रहा करते थे, अब्बा कला नहीं लेने दिए। प्रतिबिंब होता क्या है, जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ये क्या है, एक दर्पण है, शीशा का। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो उसमें प्रतिबिंब बन जाता है। जो कुछ भी बनता है सामने सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। जितनी दूरी पे खड़े रहेंगे उतनी दूरी पे, हम यहाँ पे नापे नहीं है, बस एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। नहीं तो टेढ़ा वाला इधर जाएगा, ये सीधा वाला इधर जाएगा। जहां तक हम सोच पा रहे हैं तो ये इधर है तो ये इधर आएगा, और ये गोला वाला इधर जाएगा। ये इधर है तो ये थोड़ा इधर जाएगा। ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा। चलो जान दो, मोटा गया होगा, वहां तक जाते जाते मोटा हो गया होगा। अच्छा ठीक है। तो दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं, दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसमें उसकी आकृति छप जाती है। जो कुछ भी रहता है वही छप जाता है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते होंगे। हाँ, अंग्रेजी में इमेज ही कहते हैं। जो आप कहते हैं इमेज दिखाओ, वो प्रतिबिंब ही है, क्योंकि मोबाइल में किसी को रियल में आप नहीं दिखा सकते हैं, उसका प्रतिबिंब ही है जिसको आप फोटो से कैप्चर कर लिए हैं। इसीलिए प्रतिबिंब को हम अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। इमेज भी लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने, हाँ हाँ समझ रहे हैं, बाद में लिखवाए होंगे, नहीं लिखवाए हैं।
जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। तो दर्पण में उसकी आकृति, आकृति, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। आकृति बन जाती है। ठीक है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण में बनी आकृति को ही दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फिर सुनिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वस्तुएं लगता है कि आपस में मिल रही हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में वस्तुएं मिलती नहीं है। ये कब पता चलेगा? जब इसके बाद हम लोग वस्तुओं को रखेंगे दर्पण के सामने, आपस में मिलाएंगे, फोकस से होकर गुजरेगा। अगर कोई पढ़ लिए होंगे, वक्रता केंद्र उसमें अभी आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तुएं मिलती हैं, दिखाई देंगी कि हाँ मिल रही हैं। इसमें मिलेंगी नहीं, केवल हम कल्पना कर लेंगे कि यार मिल नहीं रही हैं। कल्पना के माध्यम से कह देंगे कि वस्तुएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर दर्शाया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं दर्शाया जा सकता है। जब बात आएगी तो समझेंगे। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। हेडिंग लगा करके। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। हेडिंग लगाइए दर्पण। कुछ कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उससे हम समझ सकते हैं। होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल और दूसरा होता है, अब देखिए, दर्पण है। दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोली। अब रुक जाइए थोड़ा, समतल दर्पण क्या है? ये हमारा समतल दर्पण है। आपके घरों में जो शीशे का प्रयोग किया जाता है वो समतल दर्पण है, पूरी तरह से समतल है वो।
जैसे आप दिखेंगे वैसे ही आपका फिगर वो दिखाएगा, कितने मोटे हैं, कितने पतले हैं, कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, सेम टू सेम। ना तो आपकी लंबाई को बढ़ाएगा ना तो घटाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। जिस तरह से उसके सामने आकृति को रख देंगे उसी आकृति को वो दिखा देता है। कौन? समतल दर्पण। अब थोड़ा सा एक कदम यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे आ गए। गोलीय दर्पण को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दिखता कैसे है। ये शीशे का खोखला गोला है। खोखला समझते हैं? बचपन में आप गेंद खेले होंगे, खोखरू गेंदा होता था, अंदर से पूरा खाली रहेगा, उसे मारने पे सर में बड़ा तेज चोट लगता है। अगर खेले होंगे तो, नहीं खेले होंगे बात ही अलग है। तो ये क्या चीज है? ये शीशे का खोखला गोला है। किसका खोखला गोला है? शीशे का खोखला गोला है, अंदर से पूरी तरह से खाली है। अब इसमें से किसी भी सहायता के माध्यम से जब हम काटते हैं, इसको काट करके हम यहां लिख देते हैं। ठीक, इधर से भी काट लिए। शीशे का खोखला गोला है, ये शीशा है ये। अब यहाँ शीशा केवल कहा जा सकता है, रियल में शीशा लाया नहीं जा सकता। इसको काट करके ये ऐसे हो गया है। अब आप बताइए कौन है इसमें अवतल, कौन उत्तल है? इधर कलई किधर कहेंगे, करेंगे? इधर कलई किधर करेंगे? दाहिने की। हमेशा कलई किधर किधर की जाती है? दाहिने तरफ। अगर हम भूले तो आप भी बताते रहिए दिमाग में क्या क्या। इधर कलई हमेशा होगा। अब ये कौन सा दर्पण है? और वो रटेंगे, हम रटेंगे। अरे इस तरह कर देंगे तो लोग समझेंगे इसीलिए ये भी है। अब पहचान लीजिए उसको। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। ये क्या आ गया? थोड़ा इसको क्या हो जाएगा दोबारा। ये है हमारा किताब अवतल दर्पण, ये वाला है। यस, हमेशा फंसा देता है अवतल उत्तल, और इसे कहेंगे उत्तल। एक बार रट लीजिए इसको, फिगर को देख के रट लीजिए। हमेशा कलई, कलई किसे कहते हैं? इधर से पॉलिश कर देंगे, जैसे इसको पॉलिश किए हैं। हमेशा पॉलिश हम दाहिने हाथ की तरफ करेंगे। दाहिने हाथ की तरफ इसको भी, दाहिने हाथ की तरफ इसको भी। किस तरह से समझना ये आपके ऊपर है। हल्का बाहर निकला रहेगा उत्तल, इधर निकला रहेगा तो अवतल। हम तो रट लिए, अब आपकी बारी है। चित्र देख करके पहचान लीजिए कि कौन उत्तल है कौन अवतल है, वरना जब इसको मिटा देंगे भूल जाएंगे आप कौन उधर हुआ करता था कौन इधर हुआ करता था। रट लिए हैं? बना लीजिए ऐसे कॉपी पे। पहले सबसे ऊपर लिखिए दर्पण, बीच में लिखिए दर्पण। दिखवाएंगे बहुत समय बाद। अंग्रेजी में कोई नाम मुझे बताएगा, उत्तल को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं और इसको कॉनकेव कहते हैं। केव मतलब गुफा, कॉनकेव।
पढ़िएगा क्या लिखे हैं। कभी कभी हिंदी ऐसे लिख देता है कि कठिन तो लगता ही है। पार्श्व, पार्श्व, उत्क्रमण। ठीक है, धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे पहले नाम बोलना सीखेंगे। क्या लिखा है वो? पार्श्व उत्क्रमण। एकदम एक ही मिनट में समझ लीजिए। नाम कठिन है पार्श्व उत्क्रमण का। होता क्या है पार्श्व उत्क्रमण? जब हम समतल दर्पण के सामने किसी भी चीज को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जिस तरह से वो दिखता है वैसे कापियों में नहीं दिखलाई देगा। कभी शीशे के सामने किताब रखेंगे वो सारा का सारा अक्षर उलट देगा वो। जैसे कि अगर आप उसके सामने बना दें बी, तो क्या बी ऐसे दिखाई देगा कि ऐसे दिखाई देगा? अब बताइए, ये ऐसे दिखाई देगा ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? इसमें से कौन सही है? ये सही है। तो जो कोई भी चीज समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी आकृति को उल्टा करके दिखाता है, तो उसी घटना को ही हम पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसमें जब हम के देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, और कोई अक्षर बताइए। जैसे कि हम कहते हैं सी, ये कहता है सी। तो ये जो घटना घट रही है इसी घटना को साइंस की भाषा में पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। हेडिंग लगाइए, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण। इसको लिखिए पहले, क्योंकि दो ही लाइन का है बस। ये होता है तो ये कहलाता है वाला कह के। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ, तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है। प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई देता है। अरे जो कुछ भी है, मतलब पहले अगर दायां लिखे होंगे तो उसमें बायां लिखिएगा, बायां लिखे होंगे दायां लिखिएगा यार, इसमें क्या है? हर चीज। तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखलाई देता है। इसी घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। चलिए 5 प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न में हम जान जाएंगे कि हमको कितना आता है। लिखना नहीं है, ये जो 5 प्रश्न है केवल हम लिखेंगे, आप केवल चुपचाप देखेंगे और हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है। किताब इतनी वजनदार बना देते हैं कि उठाने में बड़ा दिक्कत है। पहला,
बोलिए, पहले का आंसर बोलिए। सी सही है? कह तो रहा है तो तुम सी सही है। देखो इतना तो सुनाई देता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इस पे गौर करेंगे। ठीक है, तो हो गया पहला सवाल। दूसरा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं। बोलिए कौन सा सही मारेंगे आप? पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? कह रहा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम पहला, 3800 से लेकर के 7800 दूसरा, 4500 8500 एंगस्ट्रॉम ये, या फिर ए तथा सी। आप बोलेंगे ए तथा सी दोनों, लेकिन अगर ये 9 दिया हो और ये दोनों में से कोई एक ही दिया हो और फिर ऑप्शन कुछ और बदले, जैसे किताब वाले ने बदला है, लेकिन उस हिसाब से रख देते तो आप तत्काल मार देते, इसको देते उसको दे देते इसको मार देते। सोचने में थोड़ा सा हमने सोचा है कि आप भी थोड़ा सोचना कि अगर ये 9 दे और इसको कुछ और कर दे, 3000 कर दे, तो फिर बोल दे इस पे कुछ और बोल दे, या जैसे मान लीजिए कुछ भी चिपका सकता है यार वो। अब क्या मारेंगे इस पे? अब ए मारेंगे, लेकिन जब दोनों देगा तो ए तथा सी दोनों के ऑप्शनों को ढूंढेंगे, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हमारा ये है ही। तीसरा, हाँ पन्ना खुला पलट रहा है किसी का पन्ना। ये किसी और वजह से पन्ना नहीं पलट सकता था भाई, हम समझ रहे हैं। फिगर देख करके बताइए कि कौन अभिसारी प्रकाश पुंज का चित्र है। पन्ना नहीं पलटना है, पन्ने की आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अलग अलग सब पढ़ाए गए हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। इसमें अब अभिसारी प्रकाश पुंज कौन सा है? ये वाला क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे खड़े होकर के जब देखते हैं तो सारे प्रकाश के किरण एक ही बिंदु पे आते हुए दिखाई देते हैं। एक ही बिंदु पे आते हुए दिखाई देंगे तो कौन सा कोई प्रकाश पुंज? अभिसारी। एक ही बिंदु से जाते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि जाएगा तो एक ही बिंदु से जाएगा, या फिर यहाँ से खड़ा होकर के देखेंगे तो एक ही बिंदु से आएगा, यहाँ से खड़ा होकर के देखेंगे तो एक ही बिंदु से पे जाएगा, वहां पे जाएगा, वहां पे से जाएगा। ठीक, ये कौन सा पुंज है? अच्छा, ये एन ओ टी, नॉट, नॉट मैंने नहीं है क्या? हाँ, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। यन से नन, एन ओ एन ई, नन ऑफ, टी एच ई एस ई, दी, इसका फुल फॉर्म है। एक बार देख लीजिए फुल फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपको पता भी होगा। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है?
तीसरा सही है। कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के। अपने पास से कुछ भी नहीं, जो किताब वाले ने कहा हमने वही कहा भाई। समतल दर्पण के सामने, अब इसमें राइटिंग देखेंगे तब तो हो चुका था। सामने 6.5 सेंटीमीटर लंबी प्रतिबिंब बताइए। समतल दर्पण के सामने, समतल दर्पण समझते हैं क्या होता है? ये है हमारा समतल दर्पण। एक तरफ कलई पॉलिश किया रहता है लाल ऑक्साइड का, ताकि प्रकाश की किरण उधर न चली जाए, रोक ले वो। उसके सामने अगर आपकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब कितने लंबाई की दिखाई देगी? मतलब मार्कर जितना लंबा शीशे के सामने रखेंगे उतना ही लंबा मार्कर उसमें दिखलाई देगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो 5 प्रश्न हो गए हैं। तो पहले का आंसर क्या है? चलिए, पहले का आंसर डी हो गया एक। दूसरे का आंसर तो लगा भाई बदल गया। अब तो ए हो गया। अभिसारी प्रकाश पुंज ये है, अपसारी समांतर, ठीक। परावर्तन का दूसरा नियम, कुछ सीखने से कम 5 प्रश्न तो दिमाग में बैठेगा। समतल दर्पण के सामने अगर यहाँ पे कुछ और बोल देगा तो कुछ और के हिसाब से यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है। और एक बात और समझिए, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे हम तो समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पे अगर शीशा लगाया गया हो, ठीक है, कल्पना करिए शीशा लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी प्रतिबिंब उस शीशे में दिखलाई दे, बाबू रौनक, यहाँ पे शीशा लगाया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप शीशे में देखते हैं तो यहाँ से लेकर के कम से कम पेट तक जितने मतलब होते हैं ऐसे दिखाई देता है, और पास में आएंगे तो ऐसे आंख में कुछ पड़ा तो ऐसे देखते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि शीशे में सर से लेकर के पांव तक, कैसे पांव हो गया, सर से लेकर के पांव तक पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो शीशे को कितना लंबा होना पड़ेगा? यदि आप 6 फुट के हैं, यदि आपकी लंबाई 6 फुट की है या फिर 100 मीटर लंबे हैं या फिर 50 मीटर लंबे हैं, 10 मीटर लंबे हैं, और आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा चित्र शीशे में दिखलाई दे, तो शीशे को कितना लंबा होना पड़ेगा? उस मतलब कितने लंबा शीशा खरीद के लाएंगे दुकान से जिससे आपकी पूरी की पूरी प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे देगी कम से कम? तो समझ लीजिए, जितनी आपकी हाइट होगी उसका आधा कर लीजिए। जितनी आपकी हाइट होगी उसका आधा कर लीजिए। कम से कम शीशा उतना बड़ा होना ही चाहिए, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखा देगा। समझ रहे हैं क्या बोले हैं? तो 8 फुट लंबी हो मान लो, तो शीशा कितना लंबा होना चाहिए? 4 फुट। ये दिमाग में होना चाहिए। भूल जाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। कोई आपसे पूछ लेगा तो वो भी दिक्कत है। जैसे कि हम अपने पास से नहीं बोले हैं, ये किताब में अगर आप दूर से पढ़ पा रहे हो, अगर आपका नजर सही हो, बोला है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण माने शीशा की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर 20 मीटर लंबा कोई मनुष्य है, 20 मीटर, तो शीशे की कम से कम ऊंचाई कितनी होगी कि उसका पूरा का पूरा 10 मीटर। ये नहीं कि केवल 6 फीट बोले 3 आ गया, 10 मीटर बोल देगा तो 5 मीटर बोलेंगे। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाइए सबसे ऊपर कॉपी के, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन।
सावधानी से, घटना घटने से पहले हमको सतर्क हो जाना चाहिए। वो हमको नसीहत दे रहा है। सही बात है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परिवर्तन हो गया है। ठीक बात है। जैसे आप थक जाएंगे आप बोल देंगे, क्योंकि आपको केवल बैठ के सुनना है और यहाँ खड़े होकर के बोलना रहता है। थकने पे पहले हमारी होनी चाहिए, लेकिन हम कहते पहले थकेंगे तो बोलेंगे। थोड़ा मन से। हाँ, गोलीय दर्प कह दीजिए सर जी, हम मन से हमेशा पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? अवतल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव। नहीं, उत्तल ये एक होता है, गलती नहीं बोलिए। उत्तल होता है जिसे हम कॉनवेक्स कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण का क्या है चित्र? क्या है अवतल दर्पण का? ऐसे है, ऐसे नहीं है। हाँ, तुम लोग कुछ भी करा सकते हो। कलई हमेशा किस तरफ करेंगे? कलई हमेशा दाएं तरफ। कलई हमेशा दाएं तरफ। ठीक है। अब जो रटने वाली बात है, ये हमको लगता है कभी कभी व्हाइट बोर्ड बहुत ऊपर लगवा दिए। पहला पॉइंट लिखिए, दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव लिख दीजिए। ध्रुव कैसे लिखे एक बार देख लिया करिए, ये ना हो कि दादा बनने के चक्कर में गलती लिख दिए हो। होता है, कुछ बच्चे कहते हैं अपने मन से लिखेंगे। बस 30-30 सेकेंड देंगे एक एक लोगों को, खटखट खटखट आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। देखिए, देखते देखते कैसे 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला। ऐसे हो। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? यहाँ पे दर्पण का ध्रुव होता है। पॉइंट देख लीजिए, ये कौन सा दर्पण है? और ये बाबू, ये 50 लिख रहा है। 50 उत्तल है, वो उत्तल है। दर्पण के ध्रुव को हम हमेशा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। दर्पण के ध्रुव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी फॉर पोल, POLE, पोल। जो आपके घरों के आसपास खंभे रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पोल यहाँ पे ध्रुव को कहते हैं। ऐसे दर्पण के ध्रुव को बना लीजिए और ऐसे फिगर बना करके बता दीजिए कि ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। हाँ, जल्दी करिए, आगे बढ़ा। दूसरा पॉइंट तब तक लिखे हम। हाँ, दोनों बनाना है। और आप पूरा उत्तल अवतल लिखेंगे और वो नहीं लिख देंगे। वक्रता केंद्र, यहाँ होना चाहिए ऐसे। हाँ, बनाइए। दोनों फिगरों को बनाना है। दूसरा हेडिंग वक्रता केंद्र। पूरा लिख दो वरना सब 50 और कुछ भी लिख देंगे। अब बताइए, वक्रता केंद्र जो लोग पढ़े हैं,
दूसरा वाला हेडिंग डालिए और अपने मन से पहले बताइए कि अगर आप पढ़े भी होंगे इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें वक्रता केंद्र कहाँ पे होगा? देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, एक बार में हमने कहा कि शीशे का खोखला गोला होता है। एक बार ध्यान से समझेंगे, इसको मिटा देंगे फिर से। शीशे का खोखला गोला होता है, लेकिन खोखले गोले का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, कोई ना कोई बीच का बिंदु तो होता ही है। पृथ्वी का भी कोई ना कोई बीच का बिंदु होगा। इस गोलीय दर्पण का भी कोई ना कोई बीच का बिंदु होगा। इस बीच के बिंदु को ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, जब काट करके बाहर निकालते हैं यहां से, अरे जब काट के बाहर निकालेंगे तो इसमें ये वाला पार्ट दिखना चाहिए, तो फिर इसमें से जब काट के निकालते हैं तो फिर ये हिस्सा ऐसे जाता है। देखिए कल्पना करिए, ऐसा लग रहा है 2 दिन से पढ़ाया नहीं है तो हाथ दाएं बाएं जा रहा है, तो ऐसे होता है। कल्पना करेंगे ये वाला वक्रता केंद्र है, और इधर से कल्पना करेंगे तो इधर से काट के निकाले हैं तो यहाँ पे है। नीचे का नहीं बनाना है, केवल ये बनाना है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ वो लोग इतना बढ़िया लिख रही हैं फिगर बनाए, तो ये कौन सा तरीका है यार, ये क्या है? अरे यार एक तो इतना बढ़िया तुम लिंक ग्लाइसर का कलम खरीदे हो 5 वाला, 8 रुपया हो गया। नहीं तो हम लोग गोल्डेक्स डेल्टा वाले लोग हैं, 3 रुपया अलग। तो 5 वाला कलम पे उतना पैसा नहीं लगा सकते हम लोग। गोल्डेक्स डेल्टा ले लीजिए, वही बढ़िया 3 रुपया में। एक पैकेट खरीदिए, एक कलम फ्री मिलता है, उसी में भी एक्स्ट्रा जाता है। 15 की जगह 12 रुपया मिलेगा। अगला हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या। अब बताइए वक्रता त्रिज्या हम इसी में समझा देंगे। अगर हेडिंग डाल लिया तो बताइए क्या हो सकता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कौन है? सी और पी। सी और पी, जब इसमें पी नहीं लिखे तो आप पी इसकी सोच लेंगे कहां पे है, पी यहाँ पे है। सी और पी के यानी कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बस बस बस, ज्यादा नहीं सोचना है। सी तथा पी के बीच के मध्य की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसमें से एक फिगर बना देते, लिखिए फिगर बनाइए, इसमें बच्चे थक जाते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। क्या कानाफूसी चल रहा है भाई? फिर समझाना पड़ेगा। बगल का आदमी आपकी बातें सुनना नहीं चाहता, फिर भी आप उसको सुनाए जा रहे हैं। कह नहीं पा रहा है कि हमसे मत कुछ कहो। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष क्या होता है? अरे पढ़े तो होंगे ना भाई, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े होंगे।
मुख्य अक्ष जितने भी नाम है कम से कम उसको सुनते ही हमारे दिमाग में वो कैसे दिखता है, कहाँ पे होता है, ये पता होना चाहिए। अभी जितना भी पॉइंट है लिखवाने के बाद एक एक बच्चे से पूछा जाएगा, भूलना नहीं है कोई भी चीज। हाँ बता देगा मुख्य अक्ष। देखो पॉइंट नंबर कौन सा है, तीसरा है कि चौथा है? चौथा है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या चीज है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता, वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र है और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसे ही मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे? उसी को मुख्य अक्ष कहेंगे। लिखिए लिखिए, कह रहे हैं बनाइए, मुख्य समझा देंगे। पांचवा, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। हाँ, दर्पण का द्वारक। मुख्य फोकस। क्या आप समझ पाए दर्पण का द्वारक किसे कहेंगे? देख लीजिए कहाँ है। यमोनियम 2। खटखट खटखट आगे बढ़ेंगे। मुख्य फोकस, पी सी, मुख्य फोकस सेंटर और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो केंद्र होता है, पॉइंट होता है, उसे हम मुख्य फोकस कहेंगे। हाँ, अगला हेडिंग है फोकस दूरी। देखें आप समझ पाए कि नहीं। फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं, कहाँ गया? वक्रता त्रिज्या। इस पे एक प्रश्न उठता है, पहले यहां तक बना लीजिए, हम आगे चले गए ज्यादा। मुख्य फोकस 7 पॉइंट है, एक ही करके 7 लोगों से पूछ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। जीवन परिचय कितना याद हो गया है?
जीवन परिचय हिंदी में किसका किसका जीवन परिचय है जी? जैसे गद्य में किसका किसका नाम आता है? रामधानी सिंह दिनकर उनका है कि नहीं? मैथिली शरण गुप्त है कि नहीं है? जयशंकर प्रसाद हैं कि गए? हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और महादेवी वर्मा नहीं, पद्य में चली गई हैं। और तो हो गए जयशंकर प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन वो पद में होंगे, लेकिन होंगे भी नहीं वो। 7 पॉइंटों को देख लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इस हमको पता नहीं है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। आपसे झूठ क्यों बोलना है? जयशंकर प्रसाद, हम ये कहना चाह रहे थे कि कम से कम कल इसका जीवन परिचय याद करके आइए। नहीं सुनाना क्या है, जीवन परिचय याद करके आएंगे तो कम से कम थोड़ा एक माहौल बन जाएगा कि हाँ हिंदी भी हम लोगों का आगे चले। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप मेहनत करना तो इसी क्लास में बैठे बच्चे ऐसे हैं जो इसको टच कर लेंगे। किसी का नाम लेने से बगल वाले का मनोबल टूटता है। जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे आप जान जाएंगे, किसी एक का नाम लेने से मनोबल टूटता है, लेकिन हकीकत ये है कि इतना लाने का क्षमता है। अब जैसे ये नहीं कह पाएंगे, ये कह देंगे फेंकना हो जाएगा, ये कह देंगे कि ओवर ज्यादा हो जाएगा, और ओवर नहीं होना चाहिए, ये आ जाएगा। तो ये लेके आइए, 85% तो आ ही जाएगा। और मोटा मोटी 3 स्कूलों के ज्यादा बच्चे हैं, सनराइज, कस्तूरबा, एमजीएम के हैं। तो एक एक बच्चे भी ला देंगे 85 तब भी बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कहते हैं कि बाकी 85 लेके आए और बाकी इस पे अटक जाएं। कोई ढूंढ रहा हो कि 59 हमारा, कोई 59 आ जाए, कोई ढूंढता तो हमारा 60 आना चाहिए। मतलब इतना स्तर गिर जाता है। कम से कम 85 हो तो यहाँ से 84, 83, 82, 81, 79, 78, 77 यहाँ तक पहुंचे, 70 के नीचे न जाए। और कुछ बच्चों का मूड देख करके अब फिर देखेंगे इधर तो लोग जान जाएंगे हम किसको कह रहे हैं। कुछ बच्चों का मूड देख के ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा भी मतलब इसमें कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह वो पास होना चाहते हैं बस। बल्कि पैसा उतना दे रहे हैं टापरों जैसा, टापरों जैसा वो स्कूल में पैसा देंगे, टापरों जैसा यहाँ पैसा देंगे, सब कुछ, लेकिन पढ़ेंगे कम। इसके लिए वो ढूंढते हैं 60-65% आ जाए। ये गलती आपकी है। आंख खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए। ठीक है, 7 पॉइंट हो गया है। बस गया है, अभी रुको, बस गया है। 8 पॉइंट बताना तुम लोग, थोड़ा सीरियस हो जाओगे। 7 पॉइंट हुआ है, ठीक है। 7 पॉइंट बताओ, जो पॉइंट छूटा हो छूटा, पहले 7 पॉइंट बता दें। हफ्ते में 7 दिन तो होते हैं। केवल लड़के बोलेंगे, हमें डर रहता है आप पे, क्योंकि फेल ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, लड़कियां नहीं फेल होती हैं। 1-2 बच्चियों को छोड़ करके कह रहे हैं, उसमें भी मतलब फेल हो जाती हैं, लेकिन बहुत अति हो जाएगा तब फेल होंगी, और इसमें बिना अति के लोग फेल हो जाते हैं। बाबू लड़के, केवल लड़कियों की तरफ सन्नाटा छाया रहे, मन मन में वो भी लोग जवाब देंगे, सब लिख देंगे तो फिर बच्चे बताएंगे क्या? सही है, ठीक है। 7 पॉइंट है, तब नजर दौड़ती रही। हम नहीं कहते पन्ना मत पलटिए, पन्ना पलटिए, पन्ना पलट करके बता सकते हैं तो वो भी बता दीजिए, कम से कम आना ही चाहिए। बताइए, यम1 यम2 को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे केवल होठों को लेवल पे किए बाकी बच्चों से, पता चले हम भी कुछ बोले हैं। समझते हैं, इन हुनरों को समझते हैं, ये हुनर है। बाकी बच्चे बोलेंगे, हम भी ऐसे दिखा देंगे सर को कि हम भी बोल रहे थे, मुंह ऊपर नीचे हुआ। इसे कहते हैं दर्पण का द्वारा। देखेंगे इधर से आवाज ज्यादा आएगा किधर से, लेकिन जब ये लोग जीत हो जाएंगे पूरे मुकम्मल तब
क्योंकि 4 बच्चे बस बोलेंगे कितना भी आवाज 4 बच्चे उठा लेंगे, 4 ही बच्चे इतना ताकत आएगा, पूरे बच्चे बोलेंगे तो स्पीड और बढ़ेगा। ये इसे क्या कहते हैं? इधर से क्यों आवाज आ रहा है भाई? अभी ये बोलने दो इन लोगों को, पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो आधा व्हाइट बोर्ड आपका है उधर का, उधर दोबारा फिगर बना देंगे। ये क्या है? कोई ध्रुव बोला था ना इसमें। ये वक्रता केंद्र है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। वक्रता केंद्र। यहां से यहां तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखो देख लो, आवाज देख लो, बस 1-2 लोग बस बोल रहे हैं, कितना कह रहे, एक बच्चे कितना चिल्ला ले, वो एक जैसे बच्चे जैसे इतना ही शोर कर सकता है, लेकिन भीड़ तो भीड़ हुई होता है भाई। यहां से यहां तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पॉइंट लिखवाए थे, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बताइए इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट को फोकस दूरी नहीं कहते, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आप न पढ़े में अंदर यही ढूंढ पा रहे हैं। तो इसे कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से, कैपिटल लेटर के एफ से। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी का फुल फॉर्म। ठीक है। अब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ छूटा है क्या? आवाज आपकी तरफ से ज्यादा आया नहीं था, उधर चलते हैं। लेकिन उसको मिटाएंगे नहीं तो सब दिखेगा ना, उसमें सब दिख रहा है, ये है, ये है, घाटा ना होने पाए। तो अब कम से कम आप दोहरा लिए होंगे, आप बोलेंगे नहीं भाई, अब थोड़ा आप आराम कर सकते हैं। नहीं, ये तो फिर बना दिया इसे ही। बोले हैं बोलेंगे नहीं, ये तो बोले हैं। हाँ, उसमें एक चीज नहीं पूछे थे। हाँ, अभी जब उसको बनाया तब कह रहा क्या छूट रहा है, पहले ये लोग जान गए हैं। हाँ ठीक है, अब इधर देखना है कौन इधर से आवाज ज्यादा आता है। सब कुछ मुकम्मल है, ठीक है। चलिए बताइए, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम? वक्रता त्रिज्या भी आया है हमारे कानों तक। वक्रता त्रिज्या इस पॉइंट को नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। हाँ सही है भाई, मुख्य फोकस कहेंगे, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मुख्य फोकस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या नाम देंगे उसको? हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तुम गए क्यों नहीं हो? जाओ यार, वरना छोड़ना पड़ेगा हमको, तरकुलमा तक जाते जाते छोड़ना पड़ेगा। अरे चलिए जान जो जाइए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक। ये पूरी लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। चलिए जाने दीजिए, किताब किधर चला गया, बुझाना चाहिए यार।
चौराहे पे अगर दुकान खुला हो, कोई मुझे बताए खुला होगा, अब खुल गया होगा। हाँ, तो खुल गया हो तो इसमें से कोई एक लोग अगर अपना बाइक लाए हो तो अपने बाइक से जाओ, हमारा बाइक लेना है तो हमारा बाइक ले लो, थैली में हमारे पैसा नहीं है। लेकिन इसका स्कैनर व्हाट्सएप पे भेजोगे तो पैसा भेज देंगे हम। कौन जाएगा? पीछे बढ़ा दो, अक्षर को दूसरा जाएगा, पढ़ लिया है जो पढ़ा रहा है। मोबाइल कौन लिया है? मोबाइल लिया होगा, चले जाओ उसके साथ चले जाओ। सुनिए क्या करना है पहले सुन लीजिए। दोनों दोनों तरफ का, दोनों तरफ का जितना भी पैसा मांगेगा वो एक बार स्कैनर भेजना। कितना कराना है? नहीं नहीं, कहा 50 ठिया। टोटल बच्चों की संख्या काउंट कर लेंगे क्योंकि कुछ बच्चे आज नहीं आए हैं। 30 करा, केवल 30 नहीं, 31 31 ठो। अटेंडेंस अभी नहीं बोलेंगे, बेवकूफ समझ लिए मालूम है। चलिए हेडिंग लगाइए। कुछ तो समझ में आया होगा, भूख स्थल हो गया। गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय दर्पणों द्वारा, हाँ हेडिंग है। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण।